Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London group classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और नाउन में हम पढ़ रहे हैं केश, जिसको हमने रेन मार्टिन की बुक से एक बार पढ़ लिया। अब है उसी टॉपिक को हम एक्सीलेंट की बुक से पढ़ते हैं। मैंने कहा था आपसे, जैसे वादा के अनुसार मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आपको रेन मार्टिन में समझ में नहीं आएंगे तो जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे जब हम उसको एक्सीलेंट रूप से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो केस है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन एंड रिलेशन। किसी का क्या फंक्शन होता है, किसी का क्या कार्य होता है और उसके उससे संबंध क्या होते हैं, ये टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। लिखा है फंक्शंस एंड द रिलेशन। नाउन्स निम्नलिखित कार्य करते हैं, उनके फंक्शन जो होते हैं नाउन के वो निम्नलिखित होते हैं। पहला है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कोई भी जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ड्स आएंगे उसमें वो वर्ब भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, कोई वर्ब बन सकता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में हमने पहले ही देख लिया है कि स्ट्रक्चर में कम से कम जो होते हैं एक सब्जेक्ट और वर्ब आता है, नहीं तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस सीक्वेंस, इस पैटर्न पे सभी आते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट आपका वर्ब को जो सब्जेक्ट बनेगा उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उसको नाउन को ही हम दूसरा नाम क्या देंगे, नॉमिनेटिव और इसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस में है ये क्रिया का कर्ता। और नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट आपका वर्ब होगा वो नॉमिनेटिव केस अर्थात क्रिया का कर्ता बनेगा। देखिए जब लिखा, जब नाउन वाक्य में कर्ता का कार्य करता है, जैसे हरी किल्ड अ टाइगर, तो किल्ड क्या है, वर्ब है, और हरी इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है। राम हैज अ काउ, हैज क्या है, वर्ब है, और राम जो है इस हैज का सब्जेक्ट है, बन क्या रहा है, सब्जेक्ट। और वो केस कौन से में है, तो नॉमिनेटिव केस में है। सुनीता इज अ गुड गर्ल, तो इज का सब्जेक्ट है सुनीता। टीचर लुक्स, तो लुक्स का इस लुक जो क्रिया है इसका सब्जेक्ट है द टीचर। साथ ही साथ मित्रों जो वर्ब के बाद आता है, अभी हम अगला टॉपिक जो ये आएगा नेक्स्ट रूल जो होगा, तो इसमें वर्ब जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। हम सेंटेंस में ही पढ़ चुके हैं मित्रों कि अगर वर्ब कर्ता को पाना होगा तो जो वर्ब होगी उस वर्ब से पहले हम वो प्रश्न लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उत्तर में वो क्या होगा, सब्जेक्ट मिलेगा, हमें वो सब्जेक्ट प्राप्त होगा। या फिर हमने हिंदी में देखा था कौन से, क्या से, किसने से, कौन से प्रश्न करने पर हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं, नाउन मिलते हैं। ये हु से प्रश्न करने पे या फिर व्हाट से प्रश्न करने पे हमें नाउन मिलेगा, लेकिन हु से हमें सजीव मिलेगा और व्हाट से हमें निर्जीव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसका जिक्र हम पिछले वाली वीडियो में मित्रों जो रेन मार्टिन से हम पढ़ रहे थे उसमें ही मैं कर चुका हूँ। बहरहाल यहाँ फिर से कर दिया गया। तो लिखा है उपर्युक्त वाक्यों में टेढ़े छपे सब्जेक्ट आप हम वर्ब है, क्योंकि इन शब्दों का काम के करने वाले कर्ता का ज्ञान होता है। इन शब्दों से क्या ज्ञान होता है, जो काम है, जो क्रिया है, उसको कौन किया है वो पता चलता है। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए वर्ब में कौन से, किसने से लगाने पर उत्तर दिखते हैं। हमें जो उत्तर प्राप्त होते हैं उत्तर में सब्जेक्ट आता वर्ब प्राप्त होता है। हु किल्ड अ टाइगर, यहाँ पे जैसे था हरी किल्ड अ टाइगर, हमने प्रश्न किया क्या, हु किल्ड अ टाइगर, टाइगर को कौन मारा है, तो उत्तर में मिलेगा हरी। सुनीता इज ए गुड गर्ल, कौन अच्छी लड़की है, तो सुनीता। अतः हरी क्रिया किल्ड का जो है सब्जेक्ट है तथा उसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में या कर्ता कारक के रूप में हुआ है। केस का मतलब होता है मित्रों कारक,
कारक होता है। कारक जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, आता है, कारक आता है तो उसमें हम आते हैं, कहते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। तो इस तरह से कर्ता का जो है वो क्या है संबंध, कारक, कर्ता कारक का कर्ता ने जो है ये है, कर्ता ने कर्म को, कर्म जो कारक है, कर्ता ने कर्म को, इसका सिंबल क्या है, को है। तो जिस तरह से हम हिंदी में हमने देखा है, ठीक उसी तरह से इसमें भी कारक होते हैं। जैसे यहाँ पे नॉमिनेटिव का केस है, नॉमिनेटिव कारक है। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी वर्ड होती है उनसे पहले जो सब वर्ड्स आते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और सब्जेक्ट होते हैं, नाउन का काम करते हैं। और उन्हें हम अगर उनका कारक पूछेंगे, उनका केस पूछेंगे तो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अभी क्या था यहाँ पे देखो, देखे जो है हरी, जैसे लिखा था हरी किल्ड, तो किस किल्ड का, इस क्रिया का ये सब्जेक्ट बना था। अब आ टाइगर है वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस में वो आएगा, क्रिया का कर्म कहलाएगा जब नाउन वाक्य में कर्म का कार्य करता है। क्योंकि जितने होते हैं क्रिया के बाद मोस्टली क्या आते हैं मित्रों, नाउन आते हैं, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आने को तो आते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो नाउन ही आते हैं। नाउन को नाउन में कुछ आता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे लिखा है सी बॉट अ बुक। तो अभी देखिए कौन कौन खरीदा है, शी, उसने खरीदा है, ये प्रोनाउन। और क्या खरीदा, बुक खरीदा। ही कॉट अ थिफ, किसको पकड़ा, काट मतलब पकड़ी, ठीक चोर को पकड़ा। हरी ब्रोक द चेयर, क्या तोड़ा, चेयर तोड़ा। तो ये चेयर, थिफ और बुक, इनके कारक क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये कर्म कारक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो कर्म कारक उपयुक्त वाक्यों में टेढ़े छपे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। थोड़ी से इटैलिक छपे हुए हैं जो यहाँ पर जैसे बुक है, थिफ है और चेयर है, थोड़ा तिरछे छपे हुए हैं। ये सब से सब वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन शब्दों पर किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। ये क्या खरीदा गया, इसका प्रभाव बुक पे है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए वर्ब में क्या से या किसको से प्रश्न करते हैं हम। जैसे ये पाठ है तो पाठ से हम काट में या तो क्या या किसको से प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, कर्म होगा। जैसे किसको पकड़ा, चोर को। क्या तोड़ा, चेयर को। क्या खरीदा, किताब को। तो इस तरह से हमें जो प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा, यानी क्रिया का कर्म होगा। What did she buy? उसने क्या खरीदा, इंग्लिश में करके बताया बुक। अतः बुक क्रिया बाट का ऑब्जेक्ट है तथा इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक के रूप में होगा। नोट, कुछ सकर्मक क्रियाओं के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि हम सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ही गेव मी अ बुक, तो मी और बुक दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और वहां हमने पढ़ा था एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो लिविंग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सामान्यतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेजान होता है। देखिए बेजान का मतलब निर्जीव होता है तथा इनडायरेक्ट जानदार होता है, मतलब सजीव होता है। जैसे लिखिए हरी गेव अ पेन, गिव मी अ पेन, यहाँ मिल भी गया। तो इस गेव का दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक पेन है। मी कैसा ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट और पेन ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। यहाँ लिखा है रमेश टॉट गोपाल इंग्लिश, टॉट करता है किसको, गोपाल को, और क्या करता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो इन दोनों के पाने के लिए भी हमने देखा था कि कैसे इनको पाया जा सकता है। ये वहां भी बता सेंटेंस में भी हमने जाना है और फिर से जानते हैं उपयुक्त वाक्यों में गेव क्रिया के दो ऑब्जेक्ट है, मी और पेन। इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
इसी तरह से टॉड के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक गोपाल है और एक इंग्लिश है। वर्ब नोट नंबर सेकंड लिखा कि वर्ब में हुम लगाने से, किसको, जैसे देखिए गेव किसको, किसको दिया, मुझे दिया, क्या दिया, यानी कि किसको से हमें प्रश्न करेंगे तो उत्तर में क्रिया से पहले किसको लगाएंगे तो उत्तर में जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या से हम अगर प्रश्न करेंगे क्रिया से पहले तो हमें उत्तर में जो प्राप्त होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी को कह रहा है कि हुम लगाने से उत्तर में जो नाउन आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सीता गेव द बॉय अ बुक, सीता ने एक लड़के को किताब दिया। टू whom did सीता गिव अ बुक, किसको सीता ने एक बुक दिया है तो लड़के को दिया है। तब बॉय इनडायरेक्ट है और वर्ब में व्हाट लगाने से उत्तर में जो प्राप्त होता है वह नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट डिड सीता गिव द बॉय, डिड सीता ने लड़के को क्या दिया तो बुक दिया है, तो वो हमें कैसा ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ, वो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हमने ये भी देखा था उसमें पढ़ा था सेंटेंस में कि एक तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया का होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम दो भागों में बांटे थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और दूसरा जो होता है उसका नाम हमने दिया ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है माय बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन द टेबल है, ना कि इज का ऑब्जेक्ट है बल्कि इसका ऑब्जेक्ट है ऑन का। उपयुक्त वाक्यों में टेबल तथा रूम का अपने वर्ब से कोई संबंध नहीं। इनसे पहले क्रमशः प्रीपोजिशन ऑन तथा इन का प्रयोग हुआ है, अतः इन वाक्यों में टेबल ऑन प्रीपोजिशन तथा रूम इन जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ दूसरा एग्जांपल शी इज प्लेइंग इन द रूम, हुआ रूम में खेल रहा है। ये रूम जो है इनका ऑब्जेक्ट और ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल है। तो टेबल तथा रूम के प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुए हैं। किस तरह के केस में हुए हैं इनको भी हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, लेकिन पूछा जाए किसका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम क्रिया को नहीं बताएंगे बल्कि क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगला है पॉसेसिंग अ नाउन। पॉसेसिव का मतलब होता है मतलब मित्रों अधिकार जताना या स्वामित्व जताना होता है। जब नाउन का किसी अन्य नाउन पर अधिकार प्रकट होता है तब हम पॉसेसिव का प्रयोग करते हैं। जैसे हरीश वास, यहाँ जो है मित्रों लगा हुआ है ऐसे करके लगा है, इसको हम कहते हैं एपॉस्ट्रोफी एस। इस एपॉस्ट्रोफी एस या कहीं कहीं ऐसा आएगा जहाँ पे होता है जब पॉसेशन, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पॉसेशन कैसे फॉर्म किए जाते हैं, तो कहीं पे यस करके अर्थात नाउन अगर सिंगुलर है तो इस तरह का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन प्लूरल है और उसके अंत में एस आया हुआ है तो हम सिर्फ कामा का प्रयोग करेंगे, अब एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर नाउन प्लूरल है और यस का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम कामा और यस दोनों का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, सिर्फ अभी इसको तो हम पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना बताना चाहते हैं कि इन दोनों का मतलब, और एक ऑफ आता है जेनेटिव केस कहते हैं इसको, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, का, की और के। इन तीनों में से कोई भी होगा जो सुटेबल होगा वही हम रख देंगे। देखिए जैसे लिखा हरीश वॉच इज कॉस्टली, हरी की घड़ी महंगी है, हरी की घड़ी महंगी है, तो ये जो है इसमें अपॉस्ट्रोफी एस जो लगे हैं उसका मतलब की है। ये पॉसेशन दिखाना है हरी का घड़ी है, इस घड़ी पे स्वामित्व किसका है, इस घड़ी पे अधिकार किसका है, तो हरी का है। उपर्युक्त टेढ़े छपे शब्दों में अधिकार प्रकट होता है। हरि का अधिकार वास पर तथा मोहन का अधिकार, जैसे दूसरा लिखा है मोहन कैप इज गुड, जो मोहन की कैप है टोपी है वो अच्छी है,
तो इस कैद पे किसका स्वामित्व है, किसका अधिकार है? मोहन का। मोहन का अधिकार कैद पर है और हरीश तथा मोहन का प्रयोग पॉसेसिव केस संबंध कारक संबंध बता रहा है। इस वाच का संबंध इससे है, इस कैश का संबंध इससे है, अर्थात कैश का संबंध मोहन से और वाच का संबंध हरि से है। ये पॉसेसिव है, पॉसेसिंग अ नाउन, तो पॉसेसिव केस में आएगा, तो हुआ ये संबंध में हुआ है। नोट नंबर 1 लिखा है, जब नाउन अपना अधिकार किसी अन्य नाउन पर प्रकट करता है। जब नाउन अपना अधिकार किसी अन्य नाउन पर प्रकट करता है तो उसके अंत में एपोस्ट्रोफियस, ये है एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस आता है। नाउन के अंत में एक वचन है अगर तो एपोस्ट्रोफी एस, तथा बहुवचन है तो सिर्फ कामा लगेगा। कैसे? देखिए, अगर उसके अंत में एस आया हुआ है तो इसी को मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन आया हुआ है मित्रों, तो वो उसके जब हम पॉसेशन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हरि आया हुआ है, कैसा नाउन है? सिंगुलर है, इसका पॉसेसिव बनाने के लिए हम ये प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आ गया नाउन कोई ऐसा जो प्लूरल हो, इस तरह से बॉयज लिखा हो, तो सिर्फ हम कामा लगा देंगे और इसका सेंस भी वही आएगा जो इसका है, यहाँ पे है ताकि के लिए, या फिर एक आता है ये आप, तो आप भी आएगा। बहुवचन है तो ये स्लाइस का हिंदी अर्थ में का की के होता है, जैसे हरी वास, हरी की घड़ी, बॉयज स्कूल और लड़कों का स्कूल। आगे लिखा है कि नोट नंबर 2, नाउन से पहले हुज लगाने से, जैसे हमने फॉरेन मार्टेन बता चुके हैं विधिवत, इसे हम सरसरी निगाह से ही सिर्फ देख रहे हैं, तो हम बता चुके थे मित्रों। जैसे हमने नाउन को पाने के लिए हु से प्रश्न किया और हु से प्रश्न करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? नाउन प्राप्त होता है। हु से प्रश्न करने पर, होम से प्रश्न करने पे हमें ऑब्जेक्ट मिलता है और हुज से प्रश्न करने पर हमें मिलता है पॉसेसिव। और ये तीनों, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये इसका पॉसेसिव केस है, ये तीनों एक ही हैं। ये हु के ही फॉर्म है, हु, हुम और हुज। तो इसका मतलब किस होता है? हुज मतलब किसकी ना, तो नाउन से पहले हुज लगाने से पॉसेसिव केस ज्ञात होता है। जैसे हुज वॉच, किसकी घड़ी है, तो पॉसेसिव केस हमें ज्ञात होता है हरीज घड़ी, किसकी घड़ी है? हरीज की। या फिर संबंध कह सकते हैं हम, इसमें इसका स्वामित्व है तो वो है स्वामित्व है हरि का। अगला है पॉसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने के रूल्स। अभी हमने देखा पॉसेसिव केस क्या होता है, अब हम देखेंगे कि जो उसे कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। पॉसेसिव केस का प्रयोग कई प्रकार से होता है। पहला क्या, जनरली क्या होता है, पॉसेशन का प्रयोग हम जीवित प्राणियों के साथ करते हैं, कोई लिविंग रहेगा उसी के साथ हम उसे फॉलो करते हैं। तो लिखा जीवित प्राणियों के नामों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना, जैसे सोहन्स टेंट, मोहन्स हाउस, कैट्स टेल, सीता हस्बैंड, सीता हस्बैंड, कैट मतलब बिल्ली और क्या मतलब उसकी पूंछ, बिल्ली की पूंछ, सीता के हस्बैंड और सोहन के पेड़, मोहन के घर। सिंगुलर नाउन में पहले अपॉस्ट्रोफी चिन्ह और उसके बाद एस लगाया जाता है। जैसे अभी लगा हुआ था, एक हरी लिखा था, हरी है, ये सिंगुलर है, पहले कामा लगाया फिर एस लिखा, तो ये क्या हुआ, पॉसेशन इसका बन गया। चिन्ह लगाया जाता है जैसे द बॉयज, लड़के की पुस्तक, बुक और द बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, छात्रों की समस्या है। फिर कह रहा है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, पहले तो बताया कि जीवित प्राणियों के साथ लगता है। पर्सनिफाइड वो होता है मित्रों जब किसी हम निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके और लगता है कि वो निर्जीव वस्तु बिल्कुल मानव की तरह से काम कर रही है, तो उसे हम पर्सनिफाइड कहते हैं। और जब हम किसी चीज को निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सनिफाइड करते हैं, ऐसी दशा में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। निर्जीव तथा अदृश्य वस्तुओं को सजीव मानने पर, देखिए जैसे नेचर्स लॉ
है, प्रकृति के नियम है, लेकिन उसको हम समझते हैं, मानते हैं, वो नियम थोप नहीं रही है जैसे इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं कि आपको यहाँ जाने हैं और यहाँ पे नहीं जाने हैं। इंसान नियम बनाता है, लेकिन हमने लॉ शब्द का इस्तेमाल किया और बताया कि प्रकृति के नियम, तो प्रकृति के अपने कुछ नियम है। हम इस प्रकृति को, नेचर को हमने क्या किया, पर्सोनिफाइड किया। फॉर्चून्स फेवरेट, तो भाग्य, फॉर्चून मतलब होता है किसके, भाग्य का किसका अच्छा है, तो ये फॉर्चून को भाग्य को नहीं कहते हैं हम कि भाग्य बहुत बलवान है, भाग्य बहुत अच्छी है इसकी। तो इस तरह से इसको हमने क्या किया, पर्सोनिफाइड किया। और एट डेथ रूट, मृत्यु के दरवाजे, मृत्यु के दरवाजे होते नहीं है, बस हम मान लेते हैं, तो इसे हमने ट्रीट किया एज अ पर्सन की तरह से। पर्सनिक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग थिंग्स को हमने ट्रीट किया लिविंग की तरह से और उसे पर्सोनिफाइड कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आएंगे तो आप पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने ढंग से बताया। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसे आप समझ जाएंगे तो आई होप आपको ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। जाकर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप पिछली वीडियो में, उससे पहले वाली वीडियो में मैंने पर्सोनिफिकेशन को बताया है। नेक्स्ट कह रहा है ऐसे नाउन के साथ जो टाइम्स को, स्पेस को, वेट को बताते हैं, उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टाइम है तो दे 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी है, हम कहते हैं समय बहुत बलवान होती है। तो हमने क्या किया वहां पे, उसको टाइम, वहां 3 days क्या कह रहा है, टाइम को बता रहा है। एट स्टोन्स थ्रो, स्टोन क्या है, ये जो वेट को दिखा रहा, किलोज वेट। तो इस तरह से ये जो दो चार है मित्रों, ये ऐसे दिए होते हैं जहां पे आप बस इतना ध्यान रखना कि समय, स्पेस और वेट को जो शो करेगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला नियम कह रहा है कि यदि प्लूरल नाउन बिना एस के प्रयोग हुए हों तब उनसे अपॉस्ट्रोफी एस, कामा तथा एस दोनों का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है, जब प्लूरल नाउन बिना एस के प्रयोग हुए हों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर नाउन प्लूरल आ रहा है, ऐसा नाउन जो प्लूरल है उसके अंत में एस आया है, तो हम अपॉस्ट्रोफी या पॉसेसिव केस का निर्माण, फॉर्मेशन हम करते हैं सिर्फ कामा से। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है, उसके अंत में एस नहीं आया, जैसे होता है चिल्ड्रेन, इसके अंत में वर्ड है चिल्ड्रेन, इसके अंत में एस नहीं आया बट ये प्लूरल है, तो इसका फॉर्मेशन हम एस लगा करके करें। कहाँ, और एस लगा करके करते हैं। देखिए जैसे लिखा भी है, अपॉस्ट्रोफी तथा एस दोनों का प्रयोग करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। अब ये चिल्ड्रन जो वर्ड है मित्रों, ये प्लूरल है और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ, तो हमने कामा और एस लगा दिया, तो ये फॉर्मेशन हो गया। विमेन क्लर्क, विमेन्स क्लर्क, तो ये लग गया। और अगर इसी का जैसे कोई होता, जैसे अभी हमने बताया था कि बॉयज आपने लिख दिया, बॉयज ये प्लूरल हो गया, तो हम सिर्फ कामा लगा सकते हैं कि इसका पोसेशन शो कर देते हैं। अगला नियम है जिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में सी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसके अंत में अगर सी हो तो उनमें केवल अपॉस्ट्रोफी कामा लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। जैसे, या फिर हम यूं कहें हिसिंग साउंड निकलते हैं, खासा निकलता है। देखिए जैसे है यहाँ पे कंसाइंस से, कंसाइंस से ऐसे थोड़ी सी फुफकार सा हिसिंग साउंड से आ रहा है। वो जो हिसिंग साउंड जितने होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हिसिंग कंसाइंस से, जस्टिस से, तो इस तरह से आ रहा है, जस्टिस थोड़ा से हिसिंग सा आ रहा है, कंसाइंस से, ऐसे के साथ हम अपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं, एस नहीं लगाते। फिर डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें अगर कुछ करना है तो वो उसमें डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लिखा है इनकरेक्ट, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये गलत है। क्या, रामाज ब्रदर सिस्टर्स, ये सिर्फ लिखना था रामाज
ब्रदर सिस्टर जो लिखा है डाइट, इन दोनों पे नहीं लग सकता है। इसको हम जेनेटिव करते हैं, जब डबल ऐसे पूछा जाता है तो हम वहां पे आप का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसे करके सिस्टर्स ऑफ रामाज, तो हम लास्ट वाले के पहले पे आप का प्रयोग करते हुए फिर जो है आप और लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं और वो सही होता है। द सिस्टर्स ऑफ रामाज ब्रदर हैज डाइड, तो अभी करेक्ट है। जब दो नाउन्स एपोजिशन में हूं अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, तब उनमें बाद वाले नाम में के साथ हम अपॉस्ट्रोफी कामा ये तथा एस का प्रयोग करते हैं। या जरा जब दो नाउन अपोजिशन में हो अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, जैसे यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा। इनकरेक्ट किया, इट इज माई फ्रेंड्स हरीश बुक, इट इज माई फ्रेंड हरीश बुक। तो हमें जो है सिर्फ लास्ट वाले के साथ ही करने हैं, दोनों के साथ हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड, जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो तथा दूसरे नाम के अंत में यस लगा दिया जाता है। जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो तो दूसरे नाम के अंत में यस लगाया जाता है। जैसे मोहन एंड हरीश हाउस। अब इस हाउस पे जो है दोनों का स्वामित्व बराबर है, हरि का भी और मोहन का भी। मोहन और हरि के एक ही घर है, मतलब ये है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन जो है अभी निर्माणाधीन है। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अभी निर्माण उसके पूरे नहीं हुए हैं, निर्माणाधीन है। तब हम जब रहेगा पोसेशन शो करते हैं जब किसी का एक ही दो व्यक्ति हैं, उनके एक ही चीज पे समान रूप से अधिकार है तो लास्ट वाले के साथ करते हैं। लेकिन जब दोनों नाम का अधिकार उस वस्तु पर अलग अलग हो तब हम अपॉस्ट्रोफी दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोहन्स एंड हरीश हाउस, मतलब क्या अंडर कंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब हरि का घर अलग है और मोहन का घर अलग है। तब ये जब दोनों के साथ हम फॉर्मेट कर देंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ कर देंगे, तो ये शो करेगा जो भी वस्तु है उस पे स्वामित्व दोनों का अलग अलग है और वो चीज वो वस्तु जो है वो भी अलग अलग है। जैसे मैं कह दूं कि कोई किताब हो, ये गेंद है समझ लीजिए, तो ये गेंद क्या है, मेरी है। और तो इसके साथ हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, तो सीधे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के प्रयोग कर देंगे और ये मेरा जो नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी एस और ये बॉल पे बॉल कर दूंगा तो ये मेरी बॉल है। लेकिन अगर इसी पे इस बॉल पे दोनों लोगों का समान रूप से अधिकार है तो मैं दोनों के साथ, जैसे किसी का नाम हरि है और किसी का नाम उस्मान है, तो यहाँ पे कर दूंगा। दोनों के साथ मुझे फॉर्मेशन करने होंगे अपॉस्ट्रोफी एस का, तभी हम शो कर पाएंगे कि इन दोनों पे स्वामित्व दोनों का बराबर रूप से है और ये दोनों अलग अलग बॉल हैं। आगे बता रहा है नोट, निर्जीव वस्तुओं से पहले आपका प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं से पहले आपका प्रयोग कर अधिकार दिखाया जाता है। द कलर ऑफ द पेपर, the color of the paper, the paper of the book, the height of the fan, the leg of the chair। तो ये पेपर, ये चेयर, बुक, फैन, इन सब का है, तो ये सब के सब क्या है, निर्जीव है और इनका हमें फॉर्मेशन करना होगा। तो हम अपॉस्ट्रोफी गामा या अपॉस्ट्रोफी एस के बजाय हमें फॉर्मेशन करने होंगे उसको आपसे, और वो भी ये भी वही सेंस देगा। द कलर ऑफ पेपर, पेपर का कलर। लेग ऑफ चेयर, लेग का चेयर के चेयर का लेग। पेपर ऑफ बुक, किताब की पेपर। फैन की ऊंचाई, ये देखिए दोनों पे दोनों क्या है, ये दोनों ही निर्जीव हैं। अर्थात इसका जब निर्जीव वस्तुओं का निर्जीव जो नाम होंगे उनके फॉर्मेशन करने होंगे, पोसेशन दिखाने होंगे, तो हमें आपका प्रयोग करना होगा। और वहां पीछे आप जो देखे थे तो वो निर्जीव थे लेकिन उनको पर्सनिफाइड किया गया था, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया था। या कम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्रिया का पूरक। जिन क्रियाओं से पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है
वो उन क्रियाओं को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आ गए तो फिर से पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब आपका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, हम कंप्लीमेंट आपका वर्ब को अपूर्ण भाव प्रकट करने वाले को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्थात लिंकिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, सी, मेक, लुक, बिकम, ये सभी सबकी सब जो जितनी क्रियाएं हैं ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आती हैं। इन क्रियाओं के पश्चात कंप्लीमेंट का प्रयोग करने पर ही वाक्य का अर्थ पूरा होता है। जैसे रमेश किसका टीचर, टीचर कौन है, रमेश, और रमेश कौन है, टीचर। ये लिंक कर रही है एक दूसरे को आपस में, हम इसको लिंकिंग वर्ब कहें या फिर कहें वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, या ये इसका कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं हम। हरीश ब्रदर वाज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, हरीश का हिज ब्रदर वाज अ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर क्या है, इसका कंप्लीमेंट है। जैसे लाता मित्रों हम कहते हैं ही वाज, तो ये जो है सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, इसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, या ऐसी क्रिया क्या है जो अपने में अपना सेंस कंप्लीट कर लेती है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही सेलेक्ट, उसे कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, बट इनके सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसे कंप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, तभी अपना सेंस कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे वाज, हिज ब्रदर वाज, उसका भाई था, क्या है, डॉक्टर है, कंप्लीमेंट चाहिए। सी लुक्स हैप्पी, वो दिखता है कैसा है, खुश, तो ये हैप्पी, डॉक्टर और टीचर ये उन क्रियाओं के कंप्लीमेंट है, या फिर हम इन क्रियाओं को कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आगे के नाम प्रयुक्त वाक्यों में टीचर, डॉक्टर, हैप्पी का प्रयोग क्रमशः इस वाज तथा लुक्स क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में हुआ है। बिना कंप्लीमेंट टीचर, डॉक्टर, हैप्पी के वाक्य अर्थहीन है। इन कंप्लीमेंट को सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि किसको पूरा कर रही है, रमेश जो है वो टीचर है, ये रमेश को कम पूरा कर रही है, तो इसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कह सकते हैं। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जो सकर्मक क्रिया होंगे उनके कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे लिखा है जैसे लिखा हुआ है दे में सुरेश आर कैप्टन, तो कह रहा है कि सकर्मक क्रिया जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, लिंकिंग वर्ब थी, उसके कंप्लीमेंट को हमने क्या कहा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके कंप्लीमेंट को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दे मेड सुरेश, उन्होंने सुरेश को बनाया, क्या बनाया, कैप्टन। किसको बनाया, सुरेश को बनाया, तो ये सुरेश को कंप्लीट कर रही है। इस वाक्य में कैप्टन में क्रिया का ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब आगे है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, मतलब संज्ञा का समानाधिकरण। कारण दो संज्ञा का समानाधिकरण है जब एक वाक्य में दो नाउन्स एक ही व्यक्ति के लिए आए हों। कह रहा है कि जब दो नाउन केस इन अपोजिशन में टू नाउन है, तो कह रहा है कि जब एक वाक्य में दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए हों तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, यह कहलाता है। केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले तथा बाद में कामा का प्रयोग करते हैं। जो भी हम लिखेंगे तो उसमें हम कामा का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है रमेश कामा द डॉक्टर कामा सेव द पेशेंट। रमेश क्या है, एक डॉक्टर है जिसने सेव किया है, बचाया है पेशेंट को। तो ये भी द डॉक्टर भी नाउन है, रमेश भी नाउन है, लेकिन जो नियम बता रहा है, क्या कह रहा है कि
जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए हों और दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। तो जो ये कामा के बीच रखा गया था डॉक्टर, ये केस इन अपोजिशन है इसका, रमेश का। इस वाक्य में डॉक्टर रमेश का केस इन अपोजिशन है। केस इन अपोजिशन वो होता है मतलब कामा के बीच में रखा हुआ शब्द पहले नाउन के बारे में जो भी बातें होती हैं, जो कुछ भी होती हैं, सब जो बताया जाता है उसे हम केस इन अपोजिशन के रूप में रखते हैं और उसे ही केस इन अपोजिशन कहते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और वोकेटिव केस आर कॉलिंग केस। इस वोकेटिव केस को हम कॉलिंग केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वो वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव केस करता है, या एड्रेस करते हैं हम उसको, जैसे मोहन, कामा लगा फिर कम हियर क्या है तो हमें थोड़ी सी ठहराव देना होगा, मोहन कम हियर। तो ये जो मोहन है ये क्या है, कैसा केस है, वोकेटिव केस है, कॉलिंग केस है या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस किसी को बुला रहे हैं, नाम दिया उसका मोहन, कम हियर, बॉयज सिट डाउन, बच्चों बैठ जाओ। उपर्युक्त वाक्य में मोहन तथा बॉयज का प्रयोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात वोकेटिव केस के रूप में किया गया है। तो ये रहा मित्रों जो है केस, हमने उसे दोनों ही बुक से पढ़ करके उसके नियम को समझा। आई होप आपको जो रहे होंगे डाउट्स रेन एंड मार्टिन की बुक में जो हम उसको पढ़ रहे थे मिल करके, तो उसमें जो भी कुछ डाउट रह गए होंगे वो आपके डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई संदेह हो तो आप जब कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले मैं फिर से आग्रह करूंगा आपसे ये कहिए कि आप रूल्स को पहले पढ़िए। अब अगर आपके पास बुक है एक्सीलेंट बुक की तो आप इसके बाद जो एक्सरसाइज दी गई है पहले रूल्स पढ़िए, फिर जाकर के एक्सरसाइज सॉल्व करिए तो आपको समझ में आया कि मुझे डाउट्स कहाँ हो रहे हैं। तब जाकर के आप तत्पश्चात कमेंट बॉक्स में जाइए और जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसे कमेंट करिए। आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको समझ में वो आ सके। और अब अगली क्लास में हम जो इससे संबंधित एक्सरसाइज है उसके साथ मिलेंगे। लेकिन आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आपके पास बुक है तो आप उस एक्सरसाइज को पहले से ही मेरी अगली क्लास लेने से पहले आप उसे सॉल्व करके रखें। जब मैं अगली क्लास लूंगा और उसमें जब उस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा तो आप अपने को चेक कर पाएंगे, अपने को तौल पाएंगे कि कितना मेरा सही है, मैंने नियम जो पढ़े वो कितना मुझे या समझ में आए हैं या याद हुए हैं। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।